प्यारे विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जो एक दलीय प्रणाली, द्विदलीय प्रणाली और बहुदलीय प्रणालियाँ होती है। दलों की ये जो विभिन्न प्रणालियाँ होती है, इनके क्या मेरिट्स हैं, क्या डिमेरिट्स हैं, क्या गुण हैं, क्या दोष हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें एक दलीय प्रणाली की और उसके गुणों के बारे में, तो एक दलीय प्रणाली का सबसे बड़ा गुण ये होता है कि उसमें शासन व्यवस्था सुदृढ़ बनी रहती है, क्योंकि एक ही दल होता है और उस दल का जो नेता होता है या उसकी जो निर्णय करने वाली जो एजेंसी होती है, उसको ही सारे निर्णय करने होते हैं। तो वह बिना किसी बहस के, बिना किसी विमर्श के, बिना किसी रुकावट या अवरोध के निर्णय कर सकती है और इससे शासन व्यवस्था स्थायी बनी रहती है और सुदृढ़ बनी रहती है। चूँकि शासन व्यवस्था सुदृढ़ बनी रहती है और बार बार बदलती नहीं है, इसलिए इसमें एक स्थिति एक अच्छी बात ये होती है कि इससे इकोनॉमिक डेवलपमेंट फास्ट होता है, आर्थिक विकास बहुत तीव्र गति से होता है, क्योंकि तीव्र निर्णय लिए जा सकते हैं। चूँकि एक ही दल होता है और कोई विकल्प नहीं होता, इसलिए नेता एक ही दल के भीतर रहकर के राजनीति करते हैं। इससे दलीय अनुशासन बना रहता है। एक दल के होने से एक ही दल की विचारधारा से पूरा शासन संचालित होता है, उसकी नीतियों से ही शासन संचालित होता है और वो नीतियाँ चूँकि स्थायी हो जाती है, तो इस रूप में राष्ट्र में हमेशा एक प्रशासनिक एकता बनी हुई रहती है। लेकिन इन गुणों के बावजूद अगर हम दोष देखें तो वो बहुत बड़े दोष हैं एक दलीय प्रणाली के। सबसे बड़ी बात, इसमें व्यक्तिगत स्वतंत्रता समाप्त हो जाती है, एक दल की तानाशाही हो जाती है। और जब एक दल का ही शासन होता है, विपक्ष नहीं होता है, तो वो दल अपना मनचाहा व्यवहार करने लगता है, जिससे व्यक्तिगत स्वतंत्रता समाप्त हो जाती है। दूसरी बात, निरंकुशता, तानाशाही जन्म लेती है, एक दल की तानाशाही कायम हो जाती है। उस दल के विरोध में न बोलने के कारण से वो अपना मनचाहा व्यवहार या अपनी मनचाहे विचार जो है वो जनता पर थोपने लगता है। एक दलीय व्यवस्था में विपक्ष का लोप हो जाता है। विपक्ष कुछ का कोई उसमें स्थिति नहीं होती है, उपस्थिति नहीं होती है, जिसके विपक्ष न होने से एक लोकतांत्रिक व्यवस्था का हनन होता है। एक दलीय व्यवस्था जहाँ होती है वह उसमें शासन व्यवस्था जो है वो लगभग स्थायी हो जाती है, क्योंकि दूसरा दल जब सत्ता में नहीं आता है या दूसरा विकल्प नहीं होता है, तो व्यवस्थाओं में और विचारों में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इससे प्रगतिशील विचारों का विरोध जो होने लगता है और जो व्यवस्थाएं हैं वो परंपरावादी हो जाती हैं। लोगों का जो जीवन है वो दासतापूर्ण हो जाता है, वह दास बन जाते हैं एक दल के नेताओं के, एक दल के विचारों के, एक दल की संस्कृति के, और उनकी जो स्वतंत्रताएं हैं, उनके जो विचार हैं, जनता के जो विचार हैं, वो अपनी स्वतंत्रता खो देते हैं और वो दासतापूर्ण जीवन जीने लगते हैं। दूसरी जो व्यवस्था होती है वो द्विदलीय प्रणाली होती है, टू पार्टी सिस्टम जैसे ब्रिटेन में है। इसके अगर हम गुण देखें तो सरकार स्थायी होती है, क्योंकि जब सरकार चुनी जाती है, जब चुनाव होते हैं, तो चुनाव में लोगों के सामने दो ही दलों का विकल्प होता है, या तो ए को चुने या बी को चुने। तो नेचुरल है उसमें जो सत्ता प्राप्त करता है वो 50% से अधिक मत या बहुमत प्राप्त करके सत्ता प्राप्त करता है। इससे उसे सरकार खोने की 5 साल के लिए अगर मान लो वो चुनी गई है, तो कम से कम 5 साल के लिए उसे यह भरोसा होता है कि 5 साल के भीतर उसके सरकार में कोई परिवर्तन नहीं होगा और वह एक स्थिर सरकार बन पाएगी। चूँकि 5 साल के बाद 5 साल तक वो स्थायी है और 5 साल के बाद उन्हें चुनावों में जाना होता है, तो चुनाव ने, और क्योंकि एक ही दल है सामने विकल्प के रूप में, तो पूरा चांस होता है कि अगर वो सत्ता में जो दल है अगर वह कार्य नहीं करेगा तो 5 साल बाद लोग दूसरे दल को मौका देंगे। इस भय से जो गवर्नमेंट होती है, गवर्नमेंट में बैठा हुआ जो दल होता है, वो ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल तरीके से कार्य करता है, वह उत्तरदायी सरकार की तरह व्यवहार करता है।
नीतियाँ जो हैं वो ज़्यादा स्थायी हो पाती हैं, क्योंकि दो दल ही होते हैं, इसलिए उनमें नीतियों में बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं होता है। और एक दल लंबे समय तक अगर शासन करता है तो उसकी नीतियाँ स्थायी हो जाती हैं। एक दल चूँकि सत्ता में होता है, दूसरा दल को 5 साल पता है कि वह सत्ता में तो नहीं आ सकता है, इसलिए वो स्वस्थ और रचनात्मक विरोध करता है, यानी एक स्वस्थ और रचनात्मक विपक्ष जो है वो कायम हो पाता है। सरकार का निर्माण बड़ा सरल हो जाता है, क्योंकि दो ही दल होते हैं, उसमें एक दल के पास सत्ता है तो वह अपने दल में से अच्छे लोगों को चुन करके सरकार का निर्माण कर सकता है। लेकिन इस द्विदलीय प्रणाली के दोष ये हैं कि इसमें बहुमत जो है वो एक दल की तानाशाही हो जाती है, यानी जो बहुमत दल का मतलब है जो बहुमत प्राप्त दल है, क्योंकि उसको पता है कि 5 साल तक अब उसे कोई सत्ता से बाहर नहीं कर सकता, या एक निश्चित अवधि तक उसे सत्ता से कोई बाहर नहीं कर सकता, तो वह जो है बहुमत प्राप्त करने के कारण से जब उसे ये विश्वास होता है कि अब एक निश्चित अवधि तक वो सत्ता में बना रहेगा, तो वह तानाशाही पूर्ण व्यवहार करने लगता है। दूसरा, चयन के विकल्प कम होते हैं। जनता के सामने ए या बी, बस ये दो ही विकल्प होते हैं, उसे या तो ए को चुनना होता है या बी को चुनना होता है। अगर वह दोनों से ही संतुष्ट नहीं है तो उसके पास तीसरा विकल्प नहीं होता है। चूँकि दो ही दल होते हैं, इसलिए विभिन्न हितों का प्रतिनिधित्व संभव नहीं होता। वो दो दल एक निश्चित समुदाय तक का ही प्रतिनिधित्व कर पाते हैं, जबकि समाज के अंदर बहुत सारे समुदाय होते हैं, छोटे छोटे समुदाय होते हैं, उनके हितों का प्रतिनिधित्व द्विदलीय प्रणाली के द्वारा संभव नहीं है। द्विदलीय प्रणाली में चूंकि एक दल को स्थायी बहुमत प्राप्त हो जाता है, इसलिए जो एग्जीक्यूटिव होती है, जो कार्यपालिका होती है, वो स्थायी होती है, स्थिर होती है और वह ज़्यादा शक्तिशाली हो जाती है। जब कार्यपालिका ज़्यादा शक्तिशाली हो जाती है तो व्यवस्थापिका की शक्तियों में कमी आती है, पार्लियामेंट की शक्तियों में कमी आती है। जैसे अगर आप ब्रिटेन में बात करें, दो पार्टियाँ अगर वहाँ पर है, कंजर्वेटिव पार्टी है, लेबर पार्टी है, अगर उन दोनों में से एक पार्टी को बहुमत मिलता है तो उसको कोई भी बिल अगर पास कराना है पार्लियामेंट से सरकार को, तो वह आसानी से करा लेगी, क्योंकि उसे पता है कि उस सदन के अंदर उसका पूर्ण बहुमत है। ऐसे में वह संसद के ऊपर ज़्यादा डिपेंड नहीं होती, वह भाई इसमें कार्यपालिका जो सोचती है, विचार करती है, वही नीतियाँ बन जाती हैं और कार्यपालिका ज़्यादा शक्तिशाली रूप में उभर करके सामने आती है। व्यवस्थापिका से केवल उसको बिल पारित कराना होता है और उसे पता होता है कि चूंकि उसके दल का बहुमत है, इसलिए वह बिल आराम से पारित करा लेगी। राष्ट्र दो विरोधी गुटों में बंट जाता है। जनता के पास दो विकल्प होते हैं, तो एक पूरे राष्ट्र की एक जनता, मान लो अमेरिका में जैसे हम देखें तो डेमोक्रेट्स हो जाएंगे, रिपब्लिक हो जाएंगे, तो राष्ट्र दो विरोधी गुटों में बंट जाता है। अगर बहुत सारे दल हों तो जनता अपने राजनीतिक विचारों को चेंज कर सकती है, मॉडिफाई कर सकती है, या उसके पास अन्य विकल्प होते हैं तो वह दूसरी तरफ भी जा सकती है। इससे जनता में आपस में इतना द्वंद्व पैदा नहीं होता जितना द्विदलीय पद्धति में होता है। नकारात्मक मतदान होता है। ए और बी, अगर लोगों के पास दो ही ऑप्शन है, जैसे हम राजस्थान के संदर्भ में कई बार बात करते हैं, चूँकि दो ही बड़ी पार्टियां राजस्थान विधानसभा के चुनावों में खड़ी होती है, तो अब व्यक्ति अगर ए से खुश नहीं है तो उसके पास केवल एक ही विकल्प है कि वह बी को वोट दे। हो सकता है कि वह बी से भी खुश नहीं है, वह बी को भी पसंद नहीं कर रहा है, लेकिन अब उसकी मजबूरी है कि अगर वो एक के काम से खुश नहीं है तो अब उसको बी को ही चुनना है, उसके पास अन्य विकल्प नहीं है। ऐसे में वो नेगेटिव वोटिंग करता है, नकारात्मक मतदान करता है कि मुझे ए को हराना है, इसलिए मुझे बी को वोट देना है। अन्य विकल्प अगर उसके पास हो तो वो ए को भी वोट ना दे, बी को भी वोट ना दे, और सी और कोई अच्छा बेहतर विकल्प अगर उसको नज़र आता है तो वो उसको वोट दे सकता है। लेकिन द्विदलीय प्रणाली में ये विकल्प उसके पास नहीं होते। चूँकि दो ही पार्टियां जब होती है तो दलों में कठोर अनुशासन होता है। दो दल के अलावा नेताओं के पास तीसरा कोई विकल्प नहीं होता, इसलिए वह दलीय अनुशासन से बंधे हुए होते हैं। बहुदलीय प्रणाली को अगर हम देखें तो उसका गुण यह है सबसे पहले कि एक स्वच्छ लोकतांत्रिक शासन अगर स्थापित करना है, डेमोक्रेटिक सेटअप के दृष्टिकोण से अगर अपन देखें तो मल्टी पार्टी सिस्टम बहुत उपयोगी है, क्योंकि जनता के पास लोकतंत्र का मतलब ही मैंने पहले भी आपको बताया था कि लोकतंत्र का असल मतलब ही है चयन की आज़ादी, विकल्प की आज़ादी। आपके पास बहुत सारे विकल्प हैं और आप
उसको उसमें से एक चुनना है, यही डेमोक्रेसी है। तो ये लोकतांत्रिक शासन में अगर बहुत सारे दल होंगे तो जनता के सामने चुनने के लिए बहुत सारे विकल्प होंगे और इससे लोकतांत्रिक व्यवस्था मजबूत होगी। दूसरा, बहुदलीय व्यवस्था होने पर किसी एक दल को स्पष्ट बहुमत अगर नहीं मिलता है और वह बहुमत के लिए सरकार चलाने के लिए अगर दूसरे दलों पर निर्भर होती है तो वह दूसरे दलों से बंधी हुई होती है। इससे एक निरंकुश शासन पर रोक लगती है, सरकार मनचाहा व्यवहार नहीं कर सकती। मिलीजुली सरकार अगर बनती है, जैसे भारत में कई बार होता है, मिलीजुली या कोएलिशन गवर्नमेंट जब बनती है बहुदलीय व्यवस्था के कारण, तो वो निरंकुश सरकार नहीं होगी क्योंकि उसको दूसरे दलों के समर्थन पर निर्भर रहना होता है। तीसरा, जैसा मैंने कहा कि बहुदलीय व्यवस्था होगी तो चयन के लिए अनेक विकल्प मिल जाएंगे और वह एक विकल्प का चयन कर सकता है। व्यवस्थापिका शक्ति का ह्रास नहीं होता इसमें। पार्लियामेंट, क्योंकि सरकार जब को स्पष्ट बहुमत नहीं होता है तो उसे अपने बिल पास कराने के लिए संसद में एक स्वस्थ बहस करनी पड़ती है। इससे उस एग्जीक्यूटिव जो है वो अपने निर्णयों के लिए पूरी तरह व्यवस्थापिका के समर्थन पर निर्भर रहती है। इससे व्यवस्थापिका की शक्ति का ह्रास नहीं होता बल्कि उसकी शक्ति में बढ़ोतरी होती है। सभी हितों और विचारों का प्रतिनिधित्व अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं, तो जो विभिन्न जातीय, धार्मिक, सांस्कृतिक या भाषाई समूह हैं या क्षेत्रीय समूह हैं, उन सब के हितों और विचारों का प्रतिनिधित्व बहुदलीय व्यवस्था के द्वारा संभव होता है। लेकिन इस बहुदलीय व्यवस्था के दोष ये हैं कि इससे एक तो राजनीतिक अस्थिरता पैदा होती है, पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी पैदा होती है, क्योंकि मत बट जाते हैं, इसलिए किसी भी एक पार्टी को स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं होता है। स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं होने की दशा में राजनीतिक सौदेबाजी बढ़ जाती है और राजनीतिक अस्थिरता पैदा होती है। शासन अस्थिर बना रहता है, सरकार कभी भी गिर सकती है, गिराई जा सकती है, तो शासन स्थिर नहीं रहता है। तीसरा, उत्तरदायित्व का अभाव होता है। जब बहुदलीय व्यवस्था होती है तो दल एक दूसरे के ऊपर दोषारोपण करते रहते हैं कि ए नहीं किया, बी नहीं किया, सी की सरकार थी, तो ये आपस में दोषारोपण करके उत्तरदायित्व से भाग निकलते हैं दल, और उत्तरदायित्व का इसमें अभाव पाया जाता है। कार्यकुशलता, एफिशिएंसी कम होती है क्योंकि स्थायी जो सरकार में बैठा हुआ दल होता है उसको हमेशा ये भय बना रहता है कि कभी भी उसको सत्ता से हटाया जा सकता है। तो और ऐसा होता भी है। राजनीतिक अस्थिरता लगातार बहुदलीय व्यवस्था वाले देशों में बनी रहती है। जैसे हमारे यहाँ एक कहावत चली, आया राम गया राम। फ्रांस में बहुदलीय व्यवस्था के कारण एक समय आया जब राजनीतिक अस्थिरता कायम हुई। तो इस राजनीतिक अस्थिरता के इस दौर में सरकार या में बैठे हुए जो मंत्री हैं या जो निर्णय लेने वाले लोग हैं वो सही निर्णय नहीं ले पाते हैं या दृढ़ निर्णय नहीं ले पाते हैं। इससे उसकी कार्यकुशलता में कमी आती है। दीर्घकालीन नीतियाँ वो नहीं बना पाते हैं क्योंकि सरकारें लगातार परिवर्तित होती रहती है और दुर्बल कार्यपालिका दुर्बल हो जाती है। जैसा मैंने कहा, व्यवस्थापिका की शक्तियाँ बढ़ जाती है बहुदलीय व्यवस्था में और कार्यपालिका की शक्तियाँ जो है वह कमज़ोर हो जाती है। थैंक यू वेरी मच। हमने यहाँ तक जो है वह बात की है आपके जो अभी तक थ्योरी के बारे में, पॉलिटिकल पार्टीज़ की थ्योरी क्या होती है उनके बारे में। अब हम बात करेंगे अगले वीडियो में भारत में जो पॉलिटिकल पार्टीज़ के सिस्टम है उसके विषय में।